नमस्कार प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप इस PYQ सीरीज से जुड़ चुके हैं और आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन के रिमेनिंग क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से पहले हम लोगों ने इसके 3 पार्ट कंप्लीट किए हैं और इस लेक्चर के अंदर हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चंस को देखेंगे। तो पेपर पेन लेके तैयार हो जाओ और शुरू करते हैं आज का अपना पहला सवाल। चलिए, जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है और पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे कि अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। पहले तो पेपर पेन लेके बैठे और उसमें जो भी क्वेश्चन लिखे उसका आंसर आपको खुद से पहले लिखकर देखना है ना। वीडियो पॉज करके पहले लिख के देखा करो और नहीं है तो उसको चेक करो कि किस तरीके से लिखा जाएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स आएगी और आपको स्टेप वाइज मार्किंग भी मिलती है। तो स्टेप वाइज मार्किंग के लिए आपको लिख लिख के प्रैक्टिस भी करनी है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? बेंजिल क्लोराइड इज हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। सबको पता है। चलिए, पहला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है प्यारे? बेंजाइल क्लोराइड ये है अपने पास बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड जब SN1 रिएक्शन, SN1 तो जानते हो ना, सबसे पहले रेट डिटरमिनिंग स्टेप, फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या किया करते हैं, कार्बोकैटायन जनरेट होता है और जो कार्बोकैटायन हमारे पास यहां हमें मिलेगा वो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन मिलेगा। और बेंजाइलिक कार्बोकैटायन कैसा होता है? मोर स्टेबल होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बेंजिल क्लोराइड बेंजिल क्लोराइड इज हाईली रिएक्टिव towards SN1 reaction because it gives क्या? बेंजाइलिक कार्बोकैटायन which is more stable due to resonance तो अपने को पता है कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड जो कार्बोकैटायन होता है ये स्टेबल होने की वजह से SN1 रिएक्शन का रेट कैसा हो जाता है? फास्टर होता है। तो आपको SN1 रिएक्शन के टुवर्ड्स रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स SN1 आपने पढ़ रखा है, क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो जितना स्टेबल कार्बोकैटायन होगा रिएक्शन का रेट उतना फास्टर होता है। तो इसी तरीके से हम लोग इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और प्यारे, ये वाला सवाल तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखें। कह रहा है प्लस माइनस ब्यूटेन टू ऑल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव दो इट कंटेन्स अ कायरल कार्बन एटम। मतलब जो प्लस माइनस ब्यूटेन टू ऑल है उसके पास कायरल कार्बन होने के बावजूद भी वो ऑप्टिकली एक्टिव ना हो के ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ऐसा क्यों है? तो उसको हम लोग देखेंगे। चलिए यहां पे समझते हैं इसके सेकंड पार्ट का आंसर कैसे करना। पहले तो प्लस माइनस ब्यूटेन टू ऑल का मतलब क्या है कि प्लस माइनस क्या है? प्लस का मतलब डेक्स्ट्रो फॉर्म और माइनस का मतलब लीवो फॉर्म। तो देखें, ब्यूटेन टू ऑल, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट, 2 पे ऑल है, यहां लगा दिया हम लोगों ने ऑल। अब इसकी डेक्स्ट्रो और लीवो 2 फॉर्म बनाते हैं हम लोग। ये हो गया। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं काउंटिंग करूं, ये 1 2 3 4, तो ये मेरे पास ब्यूटेन टू ऑल है। क्या है? ब्यूटेन टू ऑल है। सर ये भी तो ब्यूटेन टू ऑल है। बिल्कुल, ये भी ब्यूटेन टू ऑल है। यहां से करेंगे 1 2 3 4। पर हमने इस तरीके से क्यों रखा? क्योंकि हमें यहां पे अगर मिरर इमेज बनानी है, यहां पे इसकी मिरर इमेज हमने ये बना ली। इसको हम लोग प्लस फॉर्म बोल दे रहे हैं, इसको हम लोग माइनस फॉर्म, मतलब ये है डेक्स्ट्रो फॉर्म, ये क्या है
डेक्स्ट्रो फॉर्म, और ये क्या है हमारे पास लीवो फॉर्म, ठीक है, जिसको डीएल फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रो फॉर्म एंड लीवो फॉर्म, सबको पता है? यस। अब आप देखेंगे ये कायरल भी है, यस, यहां पे मिथाइल लगा है, इधर इथाइल लगा है, ये OH है और इसके पास एक H है, तो ये कायरल कार्बन है। यहाँ पे ये कायरल कार्बन है, यहाँ पे भी एक H है, एक OH है, एक मिथाइल है और ये इथाइल है। तो ये कार्बन जो है अपने पास ये कायरल कार्बन है और ये एक दूसरे की मिरर इमेज हैं, और ये मिरर इमेज एक दूसरे पे क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हैं। ये दोनों क्या हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज का मतलब बोलो बोलो, ये इनेंशियोमर्स हैं। क्या हैं? इनेंशियोमर्स हैं, ये इनेंशियोमर्स हैं, ठीक है। अब उसने एक बात बोली है कि कायरल मॉलिक्यूल होने के बावजूद भी ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है? तो उसका आंसर कैसे करना है आपको? सिंपल सा, बिकॉज द डेक्स्ट्रो एंड लीवो फॉर्म, ठीक है, एग्जिस्ट in equal amount, so both rotate the plane polarized light जिसको हम PPL बोलते हैं, IPL मत बोलना, प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज क्या बोलोगे? ऑप्टिकली एक्टिव या दैट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ one form is cancelled out या neutralized by, is cancelled out लिख दो या neutralized by other form, thus प्लस माइनस ब्यूटेन टू ऑल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। और इसी चीज को हम लोग एक्सटर्नल क्या बोलते हैं? बोलो। यहां पे हमारे पास सीधी सी बात है कि जितना डेक्स्ट्रोफॉर्म रोटेट करता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को टुवर्ड्स द राइट साइड, तो डिग्री ऑफ रोटेशन जितना प्लस का होगा उतना लीवोफॉर्म उसको रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड, तो दोनों का डिग्री ऑफ रोटेशन प्लस माइनस सेम होगा। तो इसका मतलब है कि एक रोटेशन जो इक्वल रोटेशन रखने के बाद अपोजिट डायरेक्शन के होंगे तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे या कैंसिल आउट कर देंगे। इसकी वजह से ब्यूटेन टू ऑल जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं इक्वल अमाउंट में और दोनों के दोनों प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट भी करते हैं क्योंकि इनेंशियोमर हैं। तो द इनेंशियोमेरिक फॉर्म D and L form exist in equal amount, so both can rotate the plane polarized light in equal but in opposite direction. That's why क्या होगा बोलो, जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है किसी भी D फॉर्म या L फॉर्म की वो कैंसिल्ड आउट हो जाती है दूसरी फॉर्म के द्वारा। इसी वजह से ये ऑप्टिकली कैसा होता है? इनएक्टिव होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान दें।
ठीक है। थर्ड भी हम लोग यहाँ पे ही लिखते हैं, थर्ड क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। देखते हैं थर्ड में क्या कह रहा है। क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन क्लोज्ड डार्क कलर्ड बोटल्स। अच्छा, तो हम लोग जानते हैं क्लोरोफॉर्म, यस, क्लोरोफॉर्म को कह रहा है कि डार्क कलर्ड बोतल में स्टोर क्यों किया जाता है, रीजन दीजिए। तो हम लोग जानते हैं बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ, बिकॉज ऐसे लिखो, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर chloroform gets oxidized to form phosgene gas, which is poisonous in nature, in nature। कैसे बनती है उसको भी दिखा दो। यहाँ पे 2 मोल ऑफ CHCl3 प्लस O2, सनलाइट की प्रेजेंस या एयर की प्रेजेंस, सनलाइट की प्रेजेंस में ये कार्बोनिल क्लोराइड जो कि फॉस्जीन गैस होता है वो मिलता है और HCl बाहर हो जाता है। ये वाला क्वेश्चन हम पीछे कर भी चुके हैं बैलेंसिंग में। क्लोरोफॉर्म जो होता है वो एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और क्या दे देता है, फॉस्जीन गैस, जो कि कैसी होती है, पॉइजनस इन नेचर। तो हम इसको क्यों स्टोर नहीं करते हैं, आगे लिखेंगे, टू प्रिवेंट the formation of phosgene gas, chloroform is stored in dark colored बोटल्स। समझ ले यहां से, ठीक है ना। यहां से देख लें, अपने पास क्या कहा जा रहा है कि क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर बोतल में स्टोर क्यों किया जाता है। तो सब लोगों को पता है कि क्लोरोफॉर्म एयर की प्रेजेंस में क्या करता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है और कार्बोनिल क्लोराइड, दैट मींस फॉस्जीन गैस का फॉर्मेशन कर लेता है, जो कि क्या होता है, पॉइजनस नेचर की होती है। इसी वजह से उस ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करना या फॉर्मेशन ऑफ फॉस्जीन गैस को प्रिवेंट करने के लिए हम इनको डार्क कलर्ड या डार्क ब्राउन बोटल्स में स्टोर करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला है a compound is formed by the substitution of 2 chlorine atom for 2 hydrogen atoms in propane. Write the structures of the isomers possible. Give the IUPAC name the isomer which can exhibit enantiomer. बहुत आराम से ध्यान से समझें। कह रहा है compound formed by the substitution of 2 chlorine atoms for 2 hydrogen atoms और in propane। सबसे पहले प्रोपेन क्या होता है, CH3 CH2 CH3। अब यहां पे 2 क्लोरीन के द्वारा सब्स्टिट्यूट करना है 2 हाइड्रोजन, तो आपको कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है, सबसे पहले देखेंगे हम लोग। यहां पे आप यहां पे क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, क्लोरीनेशन करा दो सनलाइट की प्रेजेंस या अल्ट्रावायलेट लाइट या HNO की प्रेजेंस में, तो यहां होमोलिसिस होगा और वाया द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू यहां क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं। और वो कह रहा है 2 क्लोरीन एटम के थ्रू सब्स्टिट्यूशन करना है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। हो सकता है कि दोनों H यहां से, कहां से, 2 H हम यहां से रिएक्ट, 2 H हम यहां से रिप्लेस कर दें फर्स्ट पोजीशन से, CH3 CH2 और यहां पे CH के साथ साथ हम 2 Cl लगा दें।
ध्यान देना। तो 2H का हमने यहां से सब्स्टिट्यूशन किया है, ठीक है। ठीक, अगला हो सकता है कि आपने, ध्यान देना, एक हाइड्रोजन सेकंड कार्बन से और एक हाइड्रोजन फर्स्ट कार्बन से रिप्लेस किया हो। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि सर दोनों हाइड्रोजन हमने सेकंड कार्बन से रिप्लेस किए हों। हाँ, अब एक बच्चा कहेगा ऐसा भी हो सकता है कि यहां पे CH3 जो है यहां से फर्स्ट और थर्ड से एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया हो, तो ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। और कोई पॉसिबिलिटी है? बच्चा कह रहा हाँ इस वाले से 2 हाइड्रोजन हटा दो, ये और ये तो सेम है ना, या तो 2 हाइड्रोजन यहां से हटाए, फर्स्ट मैं इसको नंबरिंग कर दे रहा हूं 1 2 3 4, तो दोनों हाइड्रोजन यहां से हटा के 2 क्लोरीन आपने ऐड किए, ठीक है। और या अपने पास 2 मोल लेके चलने पड़ेंगे, यहां पे 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे 2 क्लोरीन द्वारा, फिर हमने क्या किया, एक एक यहां से रिप्लेस कर दिया, फिर हमने क्या किया, एक यहां से रिप्लेस कर दिया, और एक में हमने दोनों यहां से रिप्लेस कर दिए। यही 4 पॉसिबल आइसोमर फॉर्म हो सकते हैं। कितने? 4 पॉसिबल आइसोमर, ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो यहां पे अगर इन चारों पॉसिबल आइसोमर को आप देखेंगे, नंबरिंग करते हैं हम लोग, ये फर्स्ट पॉसिबल आइसोमर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ। तो ये हमारे पास क्या है, पॉसिबल आइसोमर्स। ये क्या है, पॉसिबल आइसोमर्स, ठीक है। कह रहा है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द आइसोमर पॉसिबल, हो गए स्ट्रक्चर, गिवन द IUPAC नेम ऑफ द आइसोमर विच कैन एग्जिबिट एनेंशियोमर। अब इनमें से कौन सा आइसोमर है जो एग्जिबिट करता है एनेंशियोमर? तो एनेंशियोमर के लिए क्या होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन। तो इनमें से देखते हैं, तो आउट ऑफ दीज लिख सकते हैं, आउट ऑफ दीज कौन सा स्ट्रक्चर, यहां 2 क्लोरीन सेम आ गए, यहां भी नहीं कायरल है, यहां पे ये भी नहीं है, नहीं ये हो जाएगा 1 2 3, यहां पे पॉसिबिलिटी है, यहां पे 2 क्लोरीन सेम हो गए, यहां भी नहीं है। तो अपने पास कौन सा है, कायरल, सेकंड। आउट ऑफ दीज सेकंड आइसोमर, ठीक है, कैन एग्जिबिट एनेंशियोमेरिज्म ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन, देख लेते हैं इसको। देखिए CH3C, ये H, ये Cl और यहां CH2Cl। सर ये कायरल कौन सा कार्बन हुआ इसमें, ये देखो CH2Cl एक ग्रुप, दूसरा एटम, ये ग्रुप, ये एटम, चारों एटम या बॉन्डेड एटम या ग्रुप ऑफ एटम कैसे डिफरेंट हैं, तो ये कायरल कार्बन है। क्या है, कायरल कार्बन है। तो इसमें से सेकंड आइसोमर अपने पास होगा। इसका IUPAC नेम भी बताना है, इसका IUPAC नेम, तो IUPAC नेम लिख लो प्यारे। क्या नाम बनाओगे, काउंटिंग किधर से चलेंगे बताओ, यहां से करते हैं 1 2 3, क्या नाम होगा, 1 2 डाइक्लोरो, 1 2 डाइक्लोरो, मैथ है प्रॉप, सिंगली बॉन्डेड है तो एन। तो ये इसका IUPAC नेम हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा राइट इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ 1 आइडोब्यूटेन फ्रॉम 1 क्लोरोब्यूटेन। ध्यान से समझना एक एक सवाल। सबसे पहला इसमें कह रहा है, हम कोशिश करते हैं कि थर्ड को यहीं सॉल्व करेंगे, फर्स्ट थोड़ा सा यहां करते हैं। राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 आइडोब्यूटेन फ्रॉम 1 क्लोरोब्यूटेन। तो 1 क्लोरोब्यूटेन से मैथ एथ प्रॉप ब्यूट 1 क्लोरोब्यूटेन, हाँ ठीक है, ये 1 क्लोरोब्यूटेन है, ये 1 2 3 4। इससे आपको प्रिपरेशन किसकी करनी है, 1 आइडोब्यूटेन, तो मैथ एथ प्रॉप ब्यूट और यहां आयोडीन। अब आप देखें कि यहां पे मेरे पास 4 कार्बन
और ये क्लोरीन, यहाँ पे मेरे पास 4 कार्बन के साथ ये आयोडीन। यहाँ हैलोजन एक्सचेंज हो रहा है, तो आपको एक रिएक्शन ध्यान आ गई होगी कि अगर इसकी रिएक्शन हम सोडियम आयोडाइड के साथ करा दें इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन रिफ्लक्स, ध्यान है, तो ये कौन सी रिएक्शन है? फिंकलस्टीन। कौन सी रिएक्शन है? फिंकलस्टीन। ये क्या है? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। तो यहां से अपने पास क्या होगा? ये अटैक न्यूक्लियोफिलिक करके Cl- को बाहर करेगा, तो यहां से NaCl बाहर चला जाएगा और I यहां पे जाके जुड़ जाएगा। तो यहां हैलोजन एक्सचेंज है, तो ये मेरे पास 1 आइडो ब्यूटेन जो है फॉर्म हो रहा बाई द 1 क्लोरो ब्यूटेन से। ये 1 क्लोरो ब्यूटेन है और ये मेरे पास 1 2 3 4 1 आयोडो ब्यूटेन है। फिंकलस्टीन तो ध्यान होगी ना, हैलोजन एक्सचेंज में स्वार्ट्स और फिंकलस्टीन पढ़ते थे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा अगला कह रहा है हमसे कि आउट ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन, ध्यान देना, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन एंड 1 ब्रोमोपेंटेन विच कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स एलिमिनेशन रिएक्शन एंड वाई। तो 2 ब्रोमोपेंटेन और 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, नेक्स्ट पेज पर करते हैं इसको, सेकेंड पार्ट को। सबसे पहले 3 कंपाउंड दिए, 2 ब्रोमोपेंटेन का मतलब मैथ प्रोप ब्यूट पेंट, 2 ब्रोमोपेंटेन, तो ये हो गया, ये हुआ 2 ब्रोमोपेंटेन। अगला दिया है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 2 3 4, तो ये हो गया 2 ब्रोमो 2 मिथाइल और ब्यूटेन। अगला है 1 ब्रोमोपेंटेन, तो ये हमने बना दिया है 1 2 3 4 5, दिस इज 1 ब्रोमोपेंटेन। कह रहा है कि इन तीनों में E2 एलिमिनेशन या एलिमिनेशन रिएक्शन के टुवर्ड्स स्टेबल पूछ रहा है, विच कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स एलिमिनेशन रिएक्शन एंड वाई। तो अपने को पता है E2 E1 दो होते हैं, तो अपने को पता है ये कैसा है, एल्किल हैलाइड चेक कर लो पहले स्टेबिलिटी के लिए। तो सबसे पहले ये कैसा है, ये हैलोजन जिस कार्बन पे लगा वो जिस कार्बन पे वो कार्बन 2 अदर कार्बन से, तो ये सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है। ये कैसा है, ये कार्बन जिस हैलोजन जिस कार्बन लगा वो 3 से अटैच्ड है, तो ये टर्सरी एल्किल हैलाइड है। और यहाँ पे ये फिर प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। और अपने को पता है कि E2 एलिमिनेशन जो होता है फेवर्स किसको करता है? फेवर्स, बोलो, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। तो यहां पे अपने को पता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन किस एल्किल हैलाइड के द्वारा मिलेगी? तो टर्सरी एल्किल हैलाइड के द्वारा, क्योंकि अगर आप यहां से अल्फा बीटा लगाते हैं तो यहां पे अगर डबल बॉन्ड बनाते हैं, यहां से H यहां से Br को बाहर करते हैं, तो यहां पे 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, जबकि इसमें 2 मिलेंगे और इसमें 1 सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन यहां पे टर्सरी एल्किल हैलाइड द्वारा बनेगा। तो यहां पे मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट होता है, तो E2 फेवर करता है इसको। तो आंसर हमारे पास कौन सा हुआ? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ध्यान देना। तो यहां पे अपने पास आंसर क्या हुआ? आंसर बी, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन के E2 एलिमिनेशन से मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन प्राप्त होगी, इसलिए इसका रेट क्या होगा, इसकी रिएक्शन कैसी होगी? फास्टर होगी। तो यहां पे बताया था कि विच कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव, तो मोस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स द E2 एलिमिनेशन।
ठीक है, चलिए एक और इसका पार्ट था, इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं हम लोग। IUPAC नेम लिखना है, बताओ प्यारे कहाँ से शुरुआत करें। अगर आप देखेंगे तो यहां से सेकंड नंबर पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, बट थर्ड पे आ रहा है क्या, डबल बॉन्ड, और यहां से सेकंड नंबर पे ही डबल बॉन्ड आ रहा है, तो मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इधर भी 4 5 जाते तो ठीक है। यहां पे 4 पे ही ब्रोमो है, 4 पे ही मिथाइल है, तो बताओ क्या नाम होगा, 4 ब्रोमो 4 मिथाइल और 5 कार्बन है तो पेंट, और 2 पे डबल बॉन्ड लगाए तो 2 एन, ये इसका IUPAC नेम होगा। तो पहला पार्ट यहां सॉल्व किया, सेकंड पार्ट नेक्स्ट पेज पे है, और थर्ड पार्ट ये आ गया, ठीक है ना। तो तीनों क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कह रहा है, प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन सोडियम इथॉक्साइड रिएक्ट विद टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। अच्छा, तो मेजर प्रोडक्ट बताना है, सोडियम इथॉक्साइड की रिएक्शन है टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। सबसे पहला टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड देखेंगे, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, और इसकी रिएक्शन करानी है किसके द्वारा, सोडियम इथॉक्साइड के द्वारा, तो Na+O-C2H5, ये सोडियम इथॉक्साइड है, इसके द्वारा। और मेजर प्रोडक्ट बताना है। सबसे पहले आपने एक रिएक्शन पढ़ रखी होगी, विलियमसन सिंथेसिस या विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ठीक है, एल्कोहल फिनॉल ईथर वाले में पढ़ रखी होगी, और यहां भी आपने देखी होगी, इस चैप्टर में भी कन्वर्जन में यूज होती। तो यहां पे अगर ईथर वाले में भी आपको ध्यान है तो आपने वहां पे विलियमसन ईथर सिंथेसिस में आपने पढ़ रखा था कि वहां पे प्राइमरी एल्किल हैलाइड क्या देता था, प्राइमरी एल्किल हैलाइड SN1 रिएक्शन, तो वहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता था हमारा, क्या होता था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू होती थी, पर प्राइमरी एल्किल हैलाइड हम लोग लेके चलते थे रेट ऑफ रिएक्शन की वजह से। टर्सरी एल्किल हैलाइड आने पर हमें पता है कि बजाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के क्या होता था, बोलो, E2 एलिमिनेशन हो जाता था। तो यहां एलिमिनेशन रिएक्शन प्रीडोमिनेंट होगी, क्योंकि यहां पे जो मिलने वाला एल्किल हैलाइड है ये कैसा है, टर्सरी एल्किल हैलाइड है, और टर्सरी एल्किल हैलाइड की वजह से यहां पे हम लोग करेंगे E2 एलिमिनेशन। इसका मतलब है यहां पे हम लोग करेंगे E2 एलिमिनेशन, इसका मतलब है कि ये सोडियम एल्कोक्साइड एज अ न्यूक्लियोफाइल नहीं, एज अ बेस की तरीके से ट्रीट करेगा। यहां गलती बहुत करते हैं, ध्यान रखना, यहां गलतियां होती हैं बच्चे के द्वारा। अगर मैं यहां पे प्राइमरी एल्किल हैलाइड लेके चलता, ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड होता, और उसके बाद यहाँ पे मैंने सोडियम इथॉक्साइड वगैरह लिखा होता, तो यहाँ पे कहानी कुछ और होती। ये भी बता दे रहा हूँ, यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता, और यहाँ पे फिर ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस तरीके से, और यहाँ से ये हेलोजन बाहर होता, और इस तरीके से मेरे पास NaX के अलावा हमें मेजर प्रोडक्ट के तौर पर ईथर का फॉर्मेशन होता। यहाँ पे मैं C2H5 है, आप यहाँ CH3 लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास किसका फॉर्मेशन होता, ईथर का फॉर्मेशन होता। यहाँ पे ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस है, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये टर्सरी एल्किल हैलाइड है, तो ये एज अ बेस वर्क करेगा, और बेस का काम क्या होता है, बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करना। तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो ये अगर अल्फा है तो इसके पास ये बीटा, तो इसकी पोजीशन से किसी भी एक जगह से क्या करेंगे आप, H को रिप्लेस करेंगे। तो इस वाले H को मैं ऐसे करके दिखा देता हूं, CH3 को देखना, ध्यान से देखना इसको, CH2H। तो यहां से इसने प्रोटॉन खींचा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पे यानी बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, और यहां से लीविंग ग्रुप Cl- बाहर चला जाएगा। तो यहां से NaCl बाहर गया, हाँ, और अपने पास यहां से क्या मिला, CH3, और इस कार्बन और इस CH2 के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ चुका, और साथ में यहाँ से C2H5OH मिला। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल गया है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3, और ये मेरे पास आ चुका है 4। तो यहाँ से मैं इसकी नंबरिंग करूँ तो इसका नाम हो जाएगा बेटा क्या, 2 मिथाइल, बोलो, प्रोप1इन, तो यहाँ प्रोपीन। तो यहाँ पे एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट आपको ऑब्टेंड हो रहा है, ये ध्यान देना। तो प्राइमरी एल्किन, हाँ, अगर ये टर्सरी होता, ये प्राइमरी होता, तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू ईथर बनाते, पर कहीं टर्सरी एल्किल हैलाइड देता है सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, तो एलिमिनेशन करते हुए एल्कीन का फॉर्मेशन करना, ध्यान देना इस बात पे, ठीक है। और ये काफी सारी रिएक्शन अभी ईथर वाले में भी हम लोग करने वाले हैं।
सेकंड कह रहा है आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड बेंजिल क्लोराइड विच वन गेट्स इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय एक्वस NaOH एंड Y। तो क्लोरोबेंजीन को आप लोग जानते हैं, ये रहा भाई क्लोरोबेंजीन, ये रहा क्लोरोबेंजीन, और एक है मेरे पास बेंजिल क्लोराइड, तो इसको भी आप लोग जानते हैं, अच्छे से पहचानते हैं। अच्छा, कह रहा है दोनों में कौन इजीली हाइड्रोलाइज्ड होगा भाई एक्वस NaOH के साथ। तो देखें प्यारे, बताइए खुद से। भाई साहब के पास क्या है, लोन पेयर हैं, और ये लोन पेयर क्या करेगा, प्लस M की वजह से डोनेट करता है यहाँ पे लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर। तो यहाँ से क्या होगा, देयर इज पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। सो CCl बॉन्ड, ये कंप्लीट बॉन्ड है और ये पार्शियल बॉन्ड है। सो CCl बॉन्ड क्लीवेज इज डिफिकल्ट, while, यहां पे देखेंगे while in बेंजिल क्लोराइड क्या होता है, बेंजिल क्लोराइड में यहां क्लोरीन क्या करेगा, यहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन के दौरान while in बेंजिल क्लोराइड CCl bond is single, there is single CCl bond and gives benzylic carbocation which is most stable, that's why compound या बेंजिल क्लोराइड gives a benzyl chloride gets easily hydrolyzed. सिंपल सी चीज है, फिर से समझ लें। यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से इस बॉन्ड को CCl बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा, तो NaOH के लिए जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक OH माइनस करने आएगा तो उतना बेहतर यहाँ पे अटैक नहीं हो पाएगा क्योंकि बॉन्ड क्लीवेज डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आसान कहाँ होगा, यहाँ का OH उतना नहीं अच्छा होगा अटैक करना, और यहाँ पे OH आसानी से अटैक करेगा क्योंकि यहाँ पे बेंजाइलिक कार्बोकैटायन यहाँ से फॉर्म होगा। तो यहाँ पे अपने पास बेंजाइलिक कार्बोकैटायन जो कि मोर स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस, वो बनने होने की वजह से यहाँ से इजीली हाइड्रोलिसिस जिसका होगा वो होगा बेंजिल क्लोराइड। तो दोनों में से बेंजिल क्लोराइड गेट्स इजीली हाइड्रोलाइज्ड। ठीक है, और यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से इसका बॉन्ड क्लीवेज डिफिकल्ट होता है, इसलिए यहाँ पे इजीली हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाएगा। ठीक, चलिए, और पता भी ये लेस रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगला, why dextro and levo rotatory isomers of butane 2 all are difficult to separate by fractional। देखो यहां भी ये क्वेश्चन आया है, पर वहां पे पूछा था ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों, यहां पूछा है कि इसका सेपरेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से डिफिकल्ट क्यों होता है। तो ध्यान दें, इसका थर्ड, अब अपने को पता है ब्यूटेन 2 ऑल की बात कर रहा है, उसकी डेक्स्ट्रो फॉर्म की और लीवो फॉर्म की। तो डेक्स्ट्रो एंड लीवो फॉर्म ऑफ ब्यूटेन 2 ऑल
आर इनेंशियोमर्स। क्या होते हैं? इनेंशियोमर्स। पीछे दिखा भी दिया था, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज मिल रही थी, इनेंशियोमर्स। एंड हैव आइडेंटिकल physical properties including their boiling points. So their separation is difficult by fractional distillation. सिंपल सी चीज है, फिर से समझ लें। अगर ब्यूटेन टू ऑल की डेक्स्ट्रो फॉर्म और ब्यूटेन टू ऑल की लीवो फॉर्म दोनों नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं और दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? आइडेंटिकल होती हैं। दैट्स मीन कि जो बॉइलिंग पॉइंट्स होता है, सिंपल तरीके से बोल सकते हैं, डेक्स्ट्रो फॉर्म एंड लीवो फॉर्म ऑफ ब्यूटेन टू ऑल हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट्स, अप्रोक्सीमेट सेम होता है। तो सेम बॉइलिंग पॉइंट्स की वजह से क्या होता है? इनका सेपरेशन बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसा होता है? डिफिकल्ट होता है। क्योंकि अगर दोनों के बॉइलिंग पॉइंट डिफर होते तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है? कम लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाला पहले पेपर बना लेता है, दूसरे वाले को दूसरी बार पेपर बनाते हो, दोनों को अलग अलग कलेक्ट कर लेते। पर जब दोनों की बॉइलिंग पॉइंट सेम है तो इस मिक्सचर को फिर सेपरेट करना क्या हो जाता है? बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये चीज आपको लिखनी है, ठीक है? ठीक, आगे कह रहा है राइट द प्रोडक्ट ऑब्लिक प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट भी हो सकता है या प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना? प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स। तो यहां पे फॉर्म्ड व्हेन 2-ब्रोमो प्रोपेन अंडरगोज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। 2-ब्रोमो प्रोपेन, अच्छा, तो 2-ब्रोमो प्रोपेन सबसे पहले अंडरगोज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। देखेंगे सबसे पहले 2-ब्रोमो प्रोपेन बनाओ बेटा। 2-ब्रोमो प्रोपेन, ये बन गया प्यारे 2-ब्रोमो प्रोपेन। हाँ सर, ये बन गया। अब इसका कह रहा है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराओ। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब है HX का बाहर जाना। HX तो यहाँ Br है तो HBr का बाहर जाना। तो ये किससे पॉसिबल हो सकता था? जब एल्कोहलिक हम लोग KOH को लेके चलते थे, एलिमिनेशन कराते थे, तो हमने यहाँ पे रीजन डाल दिया एल्कोहलिक KOH, जिसकी वजह से होगा बीटा एलिमिनेशन। अब अल्फा बीटा एलिमिनेशन बोल दो या बीटा एलिमिनेशन बोल दो, जिसकी वजह से यहाँ से HBr बाहर जाएगा। तो यहाँ से अगर Br लिया है तो ये अल्फा है, तो इसके पास दो बीटा है। किसी भी बीटा, दोनों कैसे सेम पोजीशन है, तो किसी एक से हम लोग H को बाहर कर देंगे। तो यहां से HBr बाहर होते ही हमारे पास ये मिल जाएगा एल्कीन, जिसका नाम हो जाएगा 1 2 3 मेथेथ प्रोप 1 इन या प्रोपीन। आप यहां से भी H को बाहर करते तो भी यहां पे डबल बॉन्ड आता, तो इधर से काउंटिंग करते तो भी प्रोपीन बनता है, ठीक है ना? चलिए सेकंड, क्लोरोबेंजीन अंडरगोज नाइट्रेशन रिएक्शन। प्यारे अब क्लोरोबेंजीन है, क्या है? क्लोरोबेंजीन है। तो जब क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन करोगे तो नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और ये हमें पता है क्या देते हैं, मैकेनिज्म मैंने पूरी कराई है आपको। ये आपस में क्या हमें देते हैं? इलेक्ट्रोफाइल यहां से जनरेट होता है, जो क्या होता है? नाइट्रोनियम आयन NO2+। विद मैकेनिज्म आपको चीजें सिखा चुका हूं। तो यहां पे हमें नाइट्रोनियम आयन मिलता, और ये हमारे पास जो है वो +M की वजह से ऑर्थोपैरा डायरेक्टर होता है। कैसा होता है? ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होता है।
जब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ ले जाएगा, या तो 1-2 पोजीशन पे या 1-4 पोजीशन पे। तो यहाँ पे हमें दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे इस तरीके से, एक मिल जाएगा हमारे पास ये और दूसरा मिल जाएगा ये, और इसमें से पैरा वाला क्या होता है, हमेशा मेजर होता है ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। ये क्या होगा, माइनर होगा, ठीक है ना। अब उसने हमसे ये पूछा था इनके नाम आप बता लोगे, यस सर। मेजर वाले का क्या नाम बन जाएगा बताओ बेटा। अगर मैं बात करूं तो यहाँ 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम 4 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन लिख सकते हैं, 4 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। अब किसी बच्चे ने ऐसे भी हो सकता है कि यहां से नंबरिंग करके आप इसको 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन भी बोल दो, ऐसे भी बन जाएगा, ठीक है। इसको 2 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हैं, या आप इसको क्या बोल सकते हो, बोलो 1-2 करके 2 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन भी बोल सकते हैं। तो इसकी नंबरिंग आप चाहे क्लोरोबेंजीन का डेरिवेटिव बना लो या नाइट्रोबेंजीन का डेरिवेटिव बना लो, प्रायोरिटी ज्यादा नाइट्रोबेंजीन की है, ठीक है। चलिए अगला है मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद KCN। तो अगले पेज पे कर लेते हैं। थर्ड पार्ट कह रहा है कि ये तो आसान है, मिथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन हम लोग करेंगे KCN से, और सबको पता है ये आयनिक इन नेचर होता है। तो ये आयोनिक नेचर होने की वजह से एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है, पर यहाँ से साइनाइड C डोनर जाता है तो यहाँ से ये अटैक करेगा और यहाँ से Br को बाहर कर देगा। तो यहाँ से हमारे पास मिथाइल साइनाइड मिल जाएगा और साथ में KBr बाहर चला जाएगा। ये जो हमारे पास मिथाइल साइनाइड है ये प्रोडक्ट हो गया अपने पास। मिथाइल साइनाइड को ही प्यारे हम लोग एसीटोनाइट्राइल भी बोलते हैं, बताया था आपको, एसीटोनाइट्राइल भी बोलते हैं। और इसकी IUPAC नेमिंग अगर देखेंगे तो 1-2 के साथ साथ यहाँ पे इथेन, और इथेन में क्या आ जाएगा 1 नाइट्राइल, 1 पे क्या लगा है, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है साइनाइड का, नाइट्राइल। तो इसको हम लोग ये नाम मिथाइल है यहाँ पे प्यारे, है ना। इस तरीके से चलेंगे। नेक्स्ट, आराम से समझ में आना चाहिए चीज़ों को, बहुत नॉर्मली तरीके से हमें पेपर पेन पे जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जिसको किस बेसिस पे आप लिख रहे हैं, है ना। तो उस कॉन्सेप्ट का रिवीजन भी होता जाता है, सवाल को आराम से नोट डाउन करके चलना है, सिंपल चीज़, केवल देखते हुए नहीं चलना है, ठीक। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई द कायरल मॉलिक्यूल इन द फॉलोइंग। कायरल मॉलिक्यूल के लिए आपको पता है कि ऐसा कार्बन सेलेक्ट करना है जिसकी चारों बॉन्डेड चारों बैलेंसी पे डिफरेंट एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स बॉन्डेड हो। तो आपने पहला देखा इसको, देखें यहाँ पे क्या इस कार्बन को अगर मैं सिलेक्ट करूं तो यहाँ पे मेरे पास ये कायरल है, चेक करते हैं। ये मेरे पास कौन है, आप कहेंगे मिथाइल। फिर मैं कहूँगा ये मेरे पास कौन है, आप कहेंगे आइसोप्रोपाइल, ठीक है, आइसोप्रोपाइल, PR से कर दे रहे हैं। ये कौन है, OH। 3 डिफर हो गए और इसकी एक बैलेंसी हाइड्रोजन भी होगा, चौथा ये हो गया। चारों डिफरेंट हैं तो यही हमारे पास कायरल मॉलिक्यूल होगा। क्या होगा, कंपाउंड A इज कायरल मॉलिक्यूल, ठीक है। अच्छा, ये कायरल क्यों नहीं है कि OH जिस कार्बन पे लगा है वो कार्बन इधर मेरे पास एक हाइड्रोजन है, एक OH है, बट ये और ये दोनों कैसे हैं, सेम हैं। तो ये कैसा हो जाएगा, एक कायरल। कैसा हो जाएगा, एक कायरल मॉलिक्यूल, ठीक है। चलो, चारों डिफरेंट होने चाहिए थे। नेक्स्ट, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद मिथाइल क्लोराइड। क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल एंड ड्राई ईथर, ठीक है। क्लोरोबेंजीन हमने ये बनाया, क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन हो गया, हाँ सर। इसकी रिएक्शन करानी है आपको मिथाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल। तो अपने को पता है सोडियम मेटल के साथ आप जब रिएक्शन कराएंगे मिथाइल क्लोराइड की तो आपको कुछ ना कुछ ध्यान आ गया होगा, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एक रिएक्शन ध्यान आ गई आपको, सर कौन सी, एक एराइल अलाइड एक एल्काइल अलाइड, मेटल सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये हो जाएगा बुर्ज़फिटिक। क्या है, बुर्ज़फिटिक। तो यहाँ से हमें ये आ गया क्या, बुर्ज़फिटिक। तो यहाँ से ट्वाइस NaCl हम लोग बाहर करेंगे और यहाँ से हमारे पास एल्काइल ग्रुप बेंजीन से लग जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से हमारे पास यहाँ क्या मिल जाएगा, CH3। और मिथाइल बेंजीन को ही हम लोग बेटा टॉयलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉयलीन बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और ये रिएक्शन भी लिख सकते हो, कौन सी थी, बुर्ज़फिटिक।
दो एल्काइल हैलाइड के दोनों मॉलिक्यूल होते तो वुड्स रिएक्शन, एराइल हैलाइड दोनों होते तो फिटिक रिएक्शन, एक एराइल हैलाइड एक एल्काइल हैलाइड है तो वुड्स फिटिक रिएक्शन। ठीक है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द एल्कीन फॉर्म्ड बाय द डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन विद एल्कोहलिक KOH। अच्छा, तो यहां 1 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन है, सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन बनाते हैं, साइक्लोहेक्सेन हो गया, इसके 1 पे ब्रोमो 1 पे मिथाइल, मान लो हम इसको 1 मानते हैं, इस पे ही मिथाइल है और इस पे ही लगा है ब्रोमो। ठीक है, इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ कर दो। ठीक है साहब, तो यहाँ से क्या होता है, एल्कोहलिक KOH क्या करता है, बीटा एलिमिनेशन, तो यहाँ से हमें करना पड़ेगा बीटा एलिमिनेशन। तो यहाँ से डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करना, अब डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब हेलोजन जुड़ा है इस कार्बन से, तो ये मेरे पास अल्फा हुआ। ठीक है, इसका अल्फा का नेक्स्ट है बीटा, ये भी बीटा है, ये भी अल्फा का नेक्स्ट है, और ये भी तो अल्फा का नेक्स्ट है, ये भी बीटा है। बट क्योंकि ये बीटा और ये बीटा दोनों कैसे सेम हैं, तो किसी एक को देखेंगे। एक एल्कीन तो हमें यहाँ से मिलेगा, यहाँ से H यहाँ से Br, एक एल्कीन ये मिल जाएगा, और दूसरी एल्कीन यहाँ से मिल जाएगी, यहाँ का H यहाँ का Br। तो अपने पास यहाँ से दो प्रोडक्ट, दो एल्कीन मिल रहे हैं। आप बताओ, अगर मैंने यहाँ पे, ध्यान देना, अगर मैंने यहाँ पे ये मिथाइल ऐसे ही रखा, हाँ, यहाँ का Br और यहाँ का एक H रिमूव किया, तो इन दोनों को जब हम यहाँ से बॉन्ड HBr यहाँ से बाहर जाएगा, तो प्यारे यहाँ पे मेरे पास बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये एल्कीन बन जाएगी। और एक बार बच्चा ऐसे भी सोच सकता है कि सर इसका यहाँ से Br करें और यहाँ से एक H ले जाएं, क्योंकि ये बीटा तो डिफर हैं। हाँ, तो ये वाली भी तो एल्कीन फॉर्म हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो यहाँ डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, एक H और एक Br हमने बाहर कर दिया। अच्छा, ये अल्फा का Br है, वो बीटा का CH3 है, तो दो एल्कीन बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहां से प्यारे आप हमें बताएं, यहां से इसको सही से मैं लिख दे रहा हूं, चलिए यहां पे मुझे बताएं, यहां पे मेरे पास क्या है, Br और यहां पे CH3। ठीक है, ये दोनों सेम थे, यहां पे बीटा और ये बीटा सेम थे, तो किसी एक को मैं रफ करता, एक दोनों ये सेम है, ये दोनों सेम है, तो एक जगह यहाँ से HBr और एक जगह यहाँ से HBr, तो यहाँ से HBr होने के बाद डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो गया, दो एल्कीन मिल गए। अब मेजर कौन सा, ये एल्कीन 1 2 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड, जबकि ये एल्कीन 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। अरे बोलो यार, तो ये मेरे पास क्या होगा, मेजर। क्यों होगा, क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। अच्छा, और ये मेरे पास लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, तो ये मेरे पास माइनर हो जाएगा। नाम बताओ, नाम बताओ प्यारे, क्या नाम लिखेंगे, इसका नाम बताओ। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, 1 मिथाइल, यस, 1 मिथाइल साइक्लो हेक्सीन, हेक्सवनीन लिख दो या हेक्सीन, और इसका नाम क्या होगा, ये पूरे को मिथाइलिन बोलते हैं, तो ये हो जाएगा मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन। तो मेजर कौन सा है, ये वाला। ठीक है ना, समझ में आया। चलिए देखते हैं, एक और क्वेश्चन है अपने पास। गिव द IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन 2-methyl 1-bromopropane is treated with sodium in presence of dry ether। प्यारे यहां पे देखेंगे 2-methyl 1-bromopropane, सबसे पहले प्रोपेन का मतलब मैथ है प्रोप, ठीक है, 2 पे मिथाइल और 1 पे ब्रोमो, तो यहां पे है ब्रोमीन और यहां पे है 2 पे मिथाइल। ठीक है, ये 1 2 3, 2 मिथाइल, पहली बात तो नाम बनाना चाहिए, तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल करना चाहिए आगे पीछे, पर कोई नहीं, इन्होंने दिया है, तो ये इसका एक्चुअल नाम क्या होगा, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल और प्रोपेन, ये नाम होगा।
इज ट्रीटेड विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। वो कह रहा है इसकी रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा। देखो सिंपल चीज है, वुड्स रिएक्शन है, आपको पता है एल्किल हैलाइड है। सबसे पहले इसको मैं इस तरीके से दिखा देता हूँ जिससे बच्चे को आसानी हो जाए। CH3 यहाँ पे CH2Br, इसके 2 मोल विद सोडियम मेटल तो ट्वाइस Na प्लस का सिमिलर आप 1 मोल और यूज करेंगे CH2 और यहाँ पे कॉम्बिनेशन कर दीजिए। यहाँ से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ से ट्वाइस NaBr बाहर हो जाएगा और यहाँ से प्यारे क्या मिल जाएगा मेरे को, CH3 CH CH3 CH2 और इसी से ये वाला CH2 ऐड कर दो, CH2 CH CH3 और CH3। इसका IUPAC नेम बता दो प्यारे। तो 1 2 किधर से भी कर लो, दोनों तरफ से सेम सेकंड पोजीशन पे ही आ रहा है। 5 6 तो एक 2 पे और एक 5 पे, तो 2,5 2 मिथाइल हैं, 2,5 क्या आ जाएगा, डाई मिथाइल और हेग्स सिंगली बॉन्डेड है तो इन, ये मिल जाएगा। अगला सेकंड पार्ट है, यहाँ पे क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट को इस पे कर ले रहे हैं आगे। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन इज ट्रीटेड विद HI। अच्छा 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, तो ये 1 पे मैं 1 मान लूं, यहाँ पे 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन ये मैंने कर लिया। इसकी रिएक्शन कह रहा है HI के साथ रिएक्ट करा दो, तो ये तो आप पहले भी कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। यहाँ पे क्या होगा, मार्कोनिकॉफ कर दो आप एडिशन, यहाँ मार्कोनिकॉफ एडिशन कर दो आप। बॉन्ड ब्रेकिंग टुवर्ड्स द कार्बन विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यहाँ कितने हैं 2, यहाँ एक भी नहीं है, तो इधर की तरफ बॉन्ड क्लीवेज होगा माइनस, यहाँ प्लस, इनको अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर दो। यहाँ से एल्कीन हटके यहाँ पे CH3, यहाँ पे आ जाएगा बेटा I और यहाँ H अंडरस्टूड है क्योंकि सिंगल बॉन्ड हो चुका है, तो ये बन जाएगा। जिसका नाम भी आप लिखना चाहो तो ये 1 पे लगे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये है 1 आइडो 1 मिथाइल और साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये हो चुका है। एक और पार्ट है इसमें, कह रहा है क्लोरोईथेन इज ट्रीटेड विद सिल्वर नाइट्राइट, सिल्वर नाइट्राइट। ठीक है, क्लोरोईथेन, तो क्लोरोईथेन का मतलब हमारे पास CH3 CH2 Cl, दिस इज 1 क्लोरोईथेन या केवल क्लोरोईथेन भी बोल सकते हैं। इसकी रिएक्शन सिल्वर नाइट्राइट है तो AgNO2 के साथ कराएंगे। ऐसा करने पर अपने को पता है यहाँ से AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा और नाइट्रो ग्रुप यहाँ लग जाएगा जाके ACH3 CH2 NO2। क्यों, यहाँ पे AgNO2 कोवलेंट नेचर का नाइट्रो ग्रुप लगेगा। अगर KNO2 होता तो आयनिक नेचर की वजह से ONO लगता था, ध्यान करो। तो यहाँ पे हमें नाइट्रो ईथेन मिलेगा। क्या मिलेगा, नाइट्रो ईथेन इज फॉर्म्ड और साथ में AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट भी मिलता है। क्या मिलता है, AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट PPT। ठीक है, तीनों पार्ट हो गए। नेक्स्ट, फॉलोइंग कंपाउंड्स आर गिवन। अच्छा ध्यान दें, पहला है ये, तो ए है अपने पास ब्रोमो पेंटेन। यहां पे आप एक चीज कर लें, यहां 2 ब्रोमो पेंटेन कर लें, 2 ब्रोमो पेंटेन, यहां 1 ब्रोमो पेंटेन या 2 ब्रोमो, हाँ ये करेक्ट कर लें, यहां 2 ब्रोमो पेंटेन है। तो यहाँ पे सबसे पहले ए मान ले रहा हूँ 2 ब्रोमो पेंटेन का, मैथ एथ प्रोब्यूट पेंट 2 ब्रोमो पेंटेन, ये हो गया। बी यहाँ पे हमारे पास है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो मैथ एथ प्रोब्यूट 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। ठीक है, ये 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 5। अच्छा, सी अपने पास है 1 ब्रोमो पेंटेन, मैथ एथ प्रोब्यूट पेंट, 1 ब्रोमो है तो 1 पे लगा दो, 1 2 3
4 5। तो ये कहानी है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझना बहुत आराम से। राइट द कंपाउंड विच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2। तो सबको पता है कि SN2 के टुवर्ड्स मोर रिएक्टिव कौन होता है, आप बताएं। ये सबसे पहले SN2 के टुवर्ड्स देखने से पहले ये क्या है बताओ। ये हेलोजन जिस कार्बन पे लगा वो 2 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है। हाँ सर। ये कैसा है, ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा वो 3 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, तो ये टर्सरी एल्किल हैलाइड है। हाँ सर। ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। हाँ सर। अब मुझे बताओ टुवर्ड्स द SN2 रिएक्शन रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है कि कितना कम मॉलिक्यूल, स्टेरिक हिंड्रेंस कितनी कम है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स द SN2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 स्टेरिक हिंड्रेंस या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेरिक हिंड्रेंस। तो स्टेरिक हिंड्रेंस जहां सबसे कम होगी वो कौन होता है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। तो पहले का आंसर होगा सी, मतलब 1 ब्रोमो पेंटेन is the most reactive, 1-bromopentane is the most reactive compound towards SN2 reaction due to less steric hindrance, due to less steric hindrance। रीजन पूछा नहीं, केवल कंपाउंड बताना था, फिर भी हम लिखते चल रहे हैं। ठीक है। अगला कह रहा है राइट द कंपाउंड विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। अब ऑप्टिकली एक्टिव कैसे देखते हो कि कायरल मॉलिक्यूल कौन सा है, तो आप देखेंगे यहां पे कायरलिटी आ रही है क्या, बताओ जल्दी से। आप यहां से देखेंगे तो ये भी मिथाइल 2 सेम हो रहे हैं, कायरल नहीं है। यहां पे देखेंगे तो 2, यहां पे देखेंगे तो यहां पे 2 हाइड्रोजन है, ये भी कायरल नहीं है। तो बचा कौन, ए। तो कंपाउंड ए, कंपाउंड ए जो कि क्या है अपने पास, बोलो 2 ब्रोमो पेंटेन इज ऑप्टिकली एक्टिव ड्यू टू the presence of chiral कार्बन। उसको दिखा भी दो, है ना, देखना चाहे तो यहां पे आपने देखो बनाया इस तरीके से, यहां पे ब्रोमीन है। हाँ सर। अब आप चेक करें कि ये 1 2 3 4 5 2 ब्रोमोपेंटेन है। यस। आप यहां पे चेक करें प्यारे, तो यहाँ पे अपने पास कौन है सर, मिथाइल ग्रुप। सर यहाँ पे अपने पास कौन है, तो 1 2 3, इसका मतलब प्रोपाइल ग्रुप। सर यहाँ कौन है सर, ब्रोमो। यहाँ कौन है, ब्रोमो। और इस 3 वैलेंसी के साथ एक हाइड्रोजन भी तो होगा। हाँ, तो ये भी डिफर है। तो ये वाला कार्बन एक्चुअल में क्या हो गया अपने पास, कायरल कार्बन। कैसा हो गया प्यारे, कायरल कार्बन। तो ये कार्बन हमारे पास कायरल कार्बन है, तो इस वजह से ये कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है। अगला कह रहा है लास्ट थर्ड पार्ट, राइट द कंपाउंड विच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स बीटा एलिमिनेशन, टुवर्ड्स बीटा एलिमिनेशन। अभी बताया था बीटा एलिमिनेशन के टुवर्ड्स मोर स्टेबल कौन सा एल्किल हैलाइड होता है, जो हमें मोस्ट स्टेबल एल्कीन दे सके, या मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट होता है। तो विच गिव्स मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, तो कंपाउंड कौन सा देगा, टर्सरी वाला। कौन सा देगा, टर्सरी। तो यहां पे अपने पास थर्ड का आंसर है कि 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। यहां पे क्या कह रहा है, विच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स बीटा एलिमिनेशन, इज मोस्ट reactive towards beta elimination। Beta elimination because
more substituted alkene is favor the E2 elimination, या more substituted alkene is the major product. major product यहां पे हम लोग देखेंगे कि 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, यहां पे जैसे ही ब्यूटेन, ये 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन है। हाँ सर, यहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन अगर आपको बनाना है तो आप एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करेंगे, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करा दीजिए। तो यहाँ से आप Br ले लें और इस जगह से आप H ले लें, क्योंकि ये अगर अल्फा है तो ये भी बीटा, ये भी बीटा और ये भी बीटा। ठीक है, यहाँ से जो एल्कीन बनेगी, ये दोनों सेम पोजीशन है, तो किसी एक चीज़ को देखेंगे तो यहाँ से जो एल्कीन बनेगी उसके पास 1 और 2 कार्बन होंगे, तो 2 चेन लगी होंगी सब्स्टिट्यूटेड, और यहाँ पे अगर एल्कीन बनाएंगे तो 1 2 3, तो यहाँ पे 3 कार्बन चेन लगी होंगी, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कहाँ बनेगा? इस जगह पे। ठीक है, तो या तो हम यहाँ से बना सकते हैं और यहाँ। ठीक है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो यहाँ से हमने बनाया जहाँ मोर सब्स्टिट्यूटेड मिलेगा, तो एक हमारे पास यहाँ मिल जाएगा इस जगह पे हमारे पास, या मैं इसको ऐसे बना दे रहा हूँ, क्या बन जाएगा? CH3, यहाँ पे आ जाएगा CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पे मिथाइल और यहाँ भी मिथाइल, 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और एक हमारे पास ये भी मिलेगा, यहाँ से भी हो सकता है कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे CH3। तो दोनों में से मोर सब्स्टिट्यूटेड कौन है आप बताएं? ये है मेजर ड्यू टू मोर सब्स्टिट्यूटेड, और ये है माइनर ड्यू टू लेस सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, इस एल्कीन के साथ 3 कायरल कार्बन, वो 3 कार्बन सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, जबकि इसके पास 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, वहाँ 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो मेजर कौन सा होगा? ये। इसका नाम बता दो बेटा, 1 2, यहाँ 1 2। ठीक है, तो इधर से चलते हैं 1 2 3 4, नाम हो जाएगा 2 मिथाइल और ब्यूट 2A। ठीक है, तो ये अपने पास क्वेश्चन हो गया, और यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चंस को अटेंड कर लिया है। ठीक है, तो ये अपने पास इस हेलो एल्केन हेलो एरीन का लास्ट क्वेश्चन था, और अभी तक हमने चारों पार्ट में पता 10 साल के 10 ईयर के सारे PYQ कर लिए हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को प्रॉपर वे में घर पे बैठ के लिखिए, समझिए, और आपको किसी क्वेश्चन पे अगर डाउट है, अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में और एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है, तो आप उसको कमेंट में लिख के बताइए, मैं जरूर उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तब तक के लिए स्वस्थ मन से घर पे पढ़ते रहिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर है वो किसका आने वाला है? एल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर का आने वाला है। तो जुड़े रहिए सब लोग और स्वस्थ मन से घर पे पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।